नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आप लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो KTR ने तेलंगाना सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन पे एक तंज कसा है। और अगर दूसरी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में TDP के जो मुख्यमंत्री वो हैं मुख्यमंत्री वहाँ के आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि उनको डिप्टी CM बनाया जाए। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो वो है केरला में कांग्रेस और BJP एक ही राह पे चल रहे हैं। दोनों ने पिनरई विजयन की एक नीति है जिसके खिलाफ एक साथ दोनों पार्टियां आ गई हैं। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से ही या उससे पहले भी जब इलेक्शन कंप्लीट हुए थे और रिजल्ट आए थे, उसके बाद से महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अगर हम पांचवी खबर की बात करें तो वो है दिल्ली विधानसभा में अभी जो है थोड़ा सा वक्त बचा है और उस वक्त को लेकर के कहा जा रहा है कि मतलब इलेक्शंस होने हैं 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ की सियासत काफ़ी गर्म हो गई है और वहाँ का मौसम भी गर्म हो गया है। वहीं अगर हम आखिरी खबर की बात करें तो वह बिहार में राहुल गांधी एक अपना भाषण दे रहे थे। उस दौरान एक दूध वाला था जिससे उसका दूध गिर गया 5 लीटर और उसने 250 रुपये के लिए राहुल गांधी पे केस कर दिया है। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने यहाँ तेलंगाना सरकार पर योजनाओं को उलटने और तेलंगाना में विभिन्न वर्गों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। KTR ने पूछा है कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल में तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफ़ी को रोकने के अलावा लोगों को क्या दिया? स्वास्थ्य किट जारी नहीं करना और आशा कार्यकर्ताओं के लिए वजीफे का भुगतान नहीं करना। उन 2 लाख नौकरियों के बारे में क्या किया जिनका तेलंगाना में लोगों से वादा किया गया था? और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को वजीफा क्यों नहीं दिया गया? जब से हमने देखा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, BRS काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है BRS यहाँ पे, और BRS काफ़ी एक्टिव है। BRS मतलब हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे हमला करती रहती है। और अगर BRS की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यकारी अध्यक्ष KTR जो हैं वो इन सब चीज़ों पे खुल के बोलते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही वो ACB के पास गए, ED के पास गए, वहाँ से उनकी काफ़ी लंबी पूछताछ हुई। उन्होंने उसे भी बोला कि ये बदले की राजनीति की तरह से किया जा रहा है, लेकिन हमें जब भी ED बुलाएगी तो हम उनसे वादा करके आए हैं कि हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से शायद KTR ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार ने 1 साल में कुछ भी नहीं किया है, उसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब रेवंत रेड्डी कुछ नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही या फिर इनको नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, अगर KTR की बात की जाए तो यहाँ पे KTR शुरू से ही जो कांग्रेस है उस पर हमलावर रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि KTR ने खुद इस बात को मान लिया है कि KTR किसानों के कर्ज माफ़ी के अलावा क्या कर रहे हैं। आपने भी देखा कुछ दिन पहले तक लगातार वो चिल्ला रहे थे कि किसानों को कांग्रेस धोखा दे रही है, रेवंत रेड्डी जो हैं वो किसानों के हितों में काम नहीं कर रहे, सिर्फ वादे किए हैं, उस वादे को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो नए स्टेटमेंट सामने है उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल में सिर्फ किसानों के कर्ज माफ़ी के अलावा क्या किया है। तो एक बात ये कह लें कि अब खुद रेवंत रेड्डी इस बात को मान चुके हैं कि कांग्रेस ने किसानों के हित में काम किया है और उसका नतीजा है कि खुद वो बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में लोगों से किए गए 2 लाख नौकरियों और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के वजीफे के जो वादा किए गए थे, आखिर वो क्या हुआ? देखा गया तेलंगाना जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे कांग्रेस 6 गारंटियों के साथ उतरी थी और उस गारंटी को काफ़ी अच्छे से कांग्रेस ने भुनाया भी और जो जनता की जो भरोसा है उसको जीता और आखिरकार तेलंगाना में गवर्नमेंट बन गई। अभी हम देखें 26 तारीख से नए राशन कार्ड वो वितरण होने वाले हैं, उसके बाद से जो घर को लेकर यहाँ पे ऐलान किए गए थे वो भी शुरू होने वाले हैं। फिर किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर कह ले उसके भी काम शुरू हो चुके हैं। तो तमाम तरह के जो यहाँ पे कांग्रेस है वो काम कर रही है, लेकिन विपक्षी जो पार्टी है उस
का काम ही होता है जो सत्ता पक्ष है उसकी आलोचना करना, और केटीआर शुरू से ही इन सब कामों में आगे रहे हैं और कांग्रेस के जो काम है उसको वो गिनाते रहते हैं कांग्रेस ने क्या काम किया क्या नहीं किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो खुद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त विदेश के दौरे पे हैं, वहाँ से भी यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे उद्योग जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केटीआर की बात की जाए तो केटीआर कह ले या फिर बीआरएस पार्टी की जो और भी नेता हैं उनकी बात करें तो वो शुरू से ही कांग्रेस जो है उसकी आलोचना करते रहे हैं। लेकिन अभी 2 लाख नौकरियों की जो बात है, अगर यहाँ पे कांग्रेस 2 लाख नौकरियाँ पूरा नहीं करती है तो जो विपक्ष है उसकी जो भूमिका है वो आधा केटीआर कर रहे हैं और आगे भी उनको करना चाहिए। लेकिन 2 लाख नौकरियां तो आई थिंक 5 साल का वो होगा ना। उन्होंने जो वादे किए थे वो 5 साल के लिए किए थे, लेकिन 1 साल में सारे वादे किस तरह वो कंप्लीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से केटीआर हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आपको 10 साल मिले थे, अभी तो 1 साल ही हुआ है, और 10 साल और 1 साल में बहुत फ़र्क होता है। और जिस तरह से तेलंगाना का डेवलपमेंट हुआ इसमें बीआरएस की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन अब जब आपके हाथ से सत्ता चली गई है और आपको लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं पसंद नहीं किया है, तो अब जिसको पसंद किया गया है, जो जनता के वोटों से यहाँ पे आया है, उसको अपने हिसाब से काम करने दें। उसका 5 साल देखें, अगर 5 साल में वो सही काम नहीं करेगा तो अगली बार जनता उसे वोट नहीं करेगी। और वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को डिप्टी सीएम के पद पर पदोन्नत करने की मांग बढ़ रही है। नारा लोकेश फिलहाल अभी मानव संसाधन मंत्रालय संभाल रहे हैं। मौजूदा समय में जनसेना प्रमुख जो हैं वो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी नेताओं के बीच लोकेश को डिप्टी सीएम बनाने की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही। जिस तरह से हमने देखा कि जब वहाँ पे सरकार थी वाईएसआरसीपी की, चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया गया, वो जेल गए, उस दौरान पवन कल्याण निकल के आया, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं। उसके बाद गठबंधन किया गया एनडीए का, जिसमें बीजेपी और टीडीपी और क्या बोलते हैं इनकी पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, उसमें शामिल हुई। वहाँ पे जीत हुई। जीत होने के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद ले लिया और चंद्रबाबू नायडू जो है वो सीएम बन गए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। अगर देखा जाए तो पवन कल्याण के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सीएम पद लिया और अब ये जो मांग उठ रही है, इससे शायद क्या एनडीए में जिस तरह से पवन कल्याण अभी डिप्टी सीएम है, अगर नारा लोकेश भी डिप्टी सीएम हो गए तो क्या उनकी चीज़ें कम हो जाएंगी, उनका रुतबा कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक पार्टी के प्रमुख हैं और नारा लोकेश के जो फादर हैं वो सीएम हैं। उनको अगर बनाने की मांग चल रही है तो कहीं ना कहीं जनसेना का जो एक वो है, जिस तरह से वो जीत करके आए हैं, कम होगा या वहीं रहेंगे वो? देखिए, अगर नारा लोकेश को जिस तरह से अभी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि खुद उनके जो बड़े लोग हैं वो टीडीपी के, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। और नारा लोकेश की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो छवि है युवाओं में काफ़ी अच्छी है और उसी को देखते हुए उनको डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है। हालांकि अगर हम वहाँ की बात करें तो ऐसा कोई पहला राज्य नहीं है जहाँ पे 2-2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग की जा रही हो। बिहार में भी ऑलरेडी 2 डिप्टी सीएम है। अगर हम यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से जनसेना की, महाराष्ट्र में भी 2 डिप्टी सीएम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जनसेना की पार्टी की बात करें, वहाँ पे जिस तरह से अभी पवन कल्याण डिप्टी सीएम है और उसके बाद अगर नारा लोकेश को भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो ये जो हम बात करें जनसेना पार्टी की, उनकी अस्तित्व या फिर कह लें उनकी जो छवि है उस पर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। और ये अगर डिप्टी सीएम नारा लोकेश को बनाया जाता है तो ये जो जनसेना पार्टी है, पवन कल्याण, उनको काफ़ी चिंता की घड़ी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम नारा लोकेश की बात करें तो कहा जा रहा है कि उनकी वहाँ में अच्छी छवि है। हालांकि अभी इस मामले में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कह लें कि वो एनडीए के सहयोगी हैं और वो अगर इन मांगों पे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि जिस तरह से एनडीए की जो पार्टी है या फिर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं, कि कांग्रेस में हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि वो परिवारवाद की काम करती है। तो अगर नारा लोकेश को वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो उनके सामने एक सवाल ये खड़ा जरूर होगा कि आपके जो एनडीए के सहयोगी दल है या फिर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद परिवारवाद कर रहे हैं। और शायद जो पवन कल्याण है उनको भी एक वहां पे मौका मिल जाएगा इन सब चीज़ों को बात रखने के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से पवन कल्याण एक युवा हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और नारा लोकेश को वहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो शायद उनके आने से थोड़ी बहुत छवि जो है या फिर कह लें जो इनके जो पवन कल्याण की जो रफ्तार बढ़ रही है
उसमें शायद ब्रेक लग सकता है और पवन कल्याण की जगह अगर फिर इनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो शायद इन दोनों के बीच शायद थोड़ी बहुत क्लैश हो जाए। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने बोला कि बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम है, राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र में भी 2 डिप्टी सीएम है, और जिस तरह से टीडीपी में ये मांग उठ रही है कि आप उनके जो बेटे हैं नारा लोकेश, उनको डिप्टी सीएम बनाएं, तो जिस तरह से हमने देखा कि जब तमिलनाडु में एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो बीजेपी या एनडीए जो है उसने ही सबसे ज़्यादा अपोज किया था। उन्होंने बहुत एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तो जब इनको अगर डिप्टी सीएम बना दिया गया नारा लोकेश को, तो शायद जो एनडीए का एक मामला होता है वो शायद गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से परिवारवाद का अभी जिक्र आपने भी किया कि एनडीए जो है वो परिवारवाद के बारे में बात करती है, लेकिन अगर हम एनडीए में भी देखें या बीजेपी में भी देखें तो वहाँ भी परिवारवाद चल रहा है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पे अभी सिर्फ जनसेना पार्टी है और टीडीपी है। विधानसभा चुनाव में अगर अगली बार वहाँ पे भाजपा भी आती है तो फिर कितना 3-3 डिप्टी सीएम बनाएंगे, सवाल ये भी है। और अगर आंध्र प्रदेश में अगर आंध्र प्रदेश में अगर जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो अपने बेटे को आज नहीं तो कल अगर डिप्टी सीएम बनाते हैं तो फिर जो जनसेना प्रमुख है उनकी भी यही आगे कोशिश होगी कि अब इसके ऊपर की जो पद है वो हमें मिले, तो ये काफ़ी क्लैश हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो अब इन सब चीज़ों पे काफ़ी ये इस पे चर्चा करेंगे और इतना आसान लगता नहीं है कि वो अपने बेटे को वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बना दें। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे उसके बाद रिजल्ट आ गया था, उसके बाद ये था कि डिप्टी सीएम को लेकर के मसला फंसा हुआ था, सीएम को लेकर के भी मसला फंसा हुआ था। वहाँ पे भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उत्तर प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लेकिन अब जब 2 डिप्टी सीएम होते हैं तो दोनों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं कि आपको इन्हें संभालना, आपको इन्हें संभालना। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जब यहाँ पे हम बात करें अगर यहाँ की तेलंगाना की, तो यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम नहीं था। यहाँ पे जो केटीआर हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष जब भी थे और अभी भी एमयूडीए मंत्रालय उनके पास था। बीच में ये भी उठा था कि केटीआर जो है डिप्टी सीएम बन सकते हैं या केटीआर सीएम बन सकते हैं उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में नई सरकार बनने से पहले से लेकर अब तक लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन जो उनका है महायुति, उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बार मामला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी की है, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का नाराज़ होना बनता भी है, क्योंकि आपने जब एक पार्टी छोड़ी और आपने एनडीए में वो किया, अलायंस किया अपनी पार्टी का और सिंबल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद आप सीएम बने और आप एक टाइम तक सीएम रहे। लेकिन जैसे इलेक्शंस हुए महायुति के, वहाँ पे महायुति पूर्ण बहुमत सरकार में आई, बीजेपी की सीटें ज़्यादा हुई, आपका सीएम के आगे डिप्टी सीएम लग गया और जो डिप्टी सीएम थे उनके सामने सीएम लग गया। हालांकि जिस वक्त एकनाथ शिंदे एनडीए में अपना वो बना रहे थे, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस सरकार में कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर पार्टी हाईकमान ने उन पर प्रेशर डाला और वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अभी हालत ये है कि जब इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद वहाँ पे सीएम को लेकर के काफ़ी माथापच्ची हुई। अजीत पवार ने सबसे पहले एक्सेप्ट कर दिया, कहने लगा नहीं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मुझे ठीक है। बात फंस गई सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम के बीच, जो कि उस वक्त सीएम थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। लेकिन जब आपके ऊपर हाईकमान का हाथ हो और तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जब कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, कर्नाटका में जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद ये हो रहा था कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन उनको फिर डिप्टी सीएम बना करके जो वहाँ के सीएम हैं उनको सीएम बना देगा, सिद्धरमैया को। इसी तरह से और भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं। जिस तरह हमने देखा कि राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने सीएम बनाया,
उसी तरह मध्य प्रदेश में हम देखा है कैसे सीएम बना दिया, जो कि बिल्कुल ही कोई उनसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। लेकिन ये बीजेपी का अपना एक हिसाब किताब है। लेकिन जहाँ पे एनडीए की बात आती है वहाँ पे बीजेपी को थोड़ा सा बैक होना पड़ता है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो सब एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन यही 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी की बात करते थे, मोदी की बात करते थे। लेकिन जब देश एकजुट होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, शायद इसमें क्या हो सकता है, मतलब अगर गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया, तो एक तरह से ये भी देखा जाए बदला भी ले सकते हैं ना। देखिए, एकनाथ शिंदे जो आपने कहा कि उनको नज़रअंदाज किया गया है, ये अभी नहीं शुरू से हो रहा है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की तो देखा जाता है कि बीजेपी की जो पार्टी है या फिर बीजेपी के जो लोग हैं पॉलिटिकल में सिर्फ उन्हीं का प्रमोशन होता है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं या फिर जो बाद में उनसे मिलते भी उनका सिर्फ डिमोशन देखने को मिलता है। हम कह लें एकनाथ शिंदे को तो उनको अभी बहुत ही ज़्यादा बैसाखियों की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, उनको बैसाखी मिल नहीं पा रही है। देखा जा रहा है कि जब इलेक्शन खत्म हुआ वहाँ पे विधानसभा चुनाव के कैसे वो खुद अपने घर चले गए थे, उनका फ़ोन नोट रिचुअल बता रहा था, तो तमाम तरह की बीमार हो गए थे वो, बीमार नाम के हुए थे या फिर पॉलिटिकल क्या था, झटका लगा था, वो बेहतर बता सकते हैं। अभी एक बार फिर से महाराष्ट्र जो है वहाँ की पॉलिटिकल में यही कहा जा रहा था कि फिर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, जब कई बार होता है कि आप खुद एक बार मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री वहाँ पे हो जाओ, फिर जब फाइलें सामने आती हैं और आप अपनी बातें मुख्यमंत्री को कहो और फिर वो उनकी बातें न सुने तो वहाँ पे ज़्यादा और ज़ोर से झटका लगता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल में जो फडणवीस सरकार है उन्होंने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी की है। उसके तहत जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जिलों का गार्जियन मनीषा बनाया गया है। अब वही ये कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी शिवसेना ने अपने रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया। सीएम फडणवीस ने रायगढ़ जिला को अजित पवार गुट को दे दिया और वही हम बता दें आपको जो नासिक है उसको जो बीजेपी है वो अपने खेमे में ले गई। लेकिन अब इनके नाराज़ होने के बाद से कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पे अब जो जिला है वहाँ पे स्टे लगा दिया गया है। लेकिन वही स्टे लगाने के साथ साथ एक तरफ जो एकनाथ शिंदे हैं वो तो खुद नाराज़ है, लेकिन अब वही अजित पवार जो गुट है वो भी नाराज़ हो गया और जो बीजेपी गुट है वो भी नाराज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अपने गार्जियन जो है उसका ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वहाँ पे स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि एक तरफ जो एकनाथ शिंदे हैं उनको खुश रखने की भी कोशिश की जा रही है, वही दूसरी तरफ उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि अब हमारे सहयोगी दल है तो अब जैसे भी रहे साथ चले। पहले तो खुद एकनाथ शिंदे ने वहाँ पे जो मुख्यमंत्री फडणवीस उन्होंने कहा दिया कि ये जो दोनों सीट है वहाँ पे हमारे लोगों को उतारे, लेकिन वही फडणवीस उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और बाद में जब एकनाथ शिंदे जब खुद इस बात पे नाराज़गी जाहिर करते हैं तो अब वहाँ पे स्टे लगा दिया गया। लेकिन वही अब स्टे लगाने से जो अजित पवार हैं वो भी नाराज़ हैं और जो बीजेपी का जो खेमा है कुछ हद तक वो भी नाराज़ चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र में उनको सिर्फ भुनाया जा रहा है और शायद अब उनको भी एहसास हो रहा है कि प्रमोशन की जगह डिमोशन होने का क्या नतीजा हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से एकनाथ शिंदे कुछ टाइम पहले तक मुख्यमंत्री थे और उनके ही फेस पे चुनाव लड़ा गया था, जिस तरह से इलेक्शंस के दौरान भी बात हो रही थी कि सीएम का फेस कौन रहेगा, तो यही बोला जा रहा था कि अभी इस मामले में हम ज़्यादा ना बोलें तो बेहतर है, लेकिन फिर आगे क्या हुआ सबको पता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आपने जिस तरह बोला, अगर जो वो था वहाँ पे दूसरा एमवीए गठबंधन, उसमें अगर थोड़ी बहुत सीटें ज़्यादा आई होती तो एक बार ये हो सकता था कि ये दोनों लोग वहाँ से छूट करके इधर आ सकते थे। मैंने कहा ना कि एकनाथ शिंदे को बैसाखी की ज़रूरत है लेकिन मिल नहीं पा रही उनको। मिल नहीं पा रही, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत उनको ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीता है उसी तरह से हम 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। और वहीं अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिससे द्वारका विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ से आपके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आप नेताओं और उनके समर्थकों ने कांग्रेस का द्वारका का कुनबा और भी बड़ा मजबूत हो गया। अब जिस तरह से वहाँ पे अभी कल भी रात में डिबेट हो रही थी, ये बोला जा रहा था कि भाई आप 10 साल से हैं, आपने जो किया है अब आप क्यों ऐसे मतलब जो दे रहे हैं रेवड़ियाँ जिसे बोलते हैं, क्यों दे रहे हैं आपने 10 साल में वो काम क्यों नहीं किए जो आप अगले 5 साल में करने के लिए आप बोल रहे हैं। आपने जो पिछले 10 साल में काम किए वो आप दिखाइए पहले।
जो शीला दीक्षित ने काम किए थे उसके अलावा और क्या काम हुए? कोई भी जितने आपने बोले कि सरकारी स्कूल हमने अच्छे किए, उसके अलावा आपने क्या किया? देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो अमित शाह का भी आपने जिक्र किया। अमित शाह यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो 10वीं बटालियन है एनडीआरएफ और एनआईडीएम जो है उसका उस परिसर का वो उद्घाटन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र और हरियाणा जीता, वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए जीत रही है। वहाँ पर उन्होंने एनडीए का जिक्र किया, ना कि बीजेपी, ना कि मोदी सरकार। तो आप समझ सकते हैं, अभी कुछ देर पहले आपने भी कहा था कि लोकसभा से पहले वहाँ पे बार बार भाजपा यानी बीजेपी की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये लोग खुद एनडीए की बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए तो आपने कहा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी, उसने 10 साल क्या किया। तो आम आदमी पार्टी जो है 5 साल का उनका कार्यकाल कुछ और रहा। 5 साल बाद जब उनकी सरकार बनी 2020 में, तो कहा जाता था कि दिल्ली की जो मुस्लिम आबादी है बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके उनको इलेक्शन जिताया था, और यही नतीजा रहा कि 70 विधानसभा सीटों में 60 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी सीट जीतने में हासिल कर पाई। लेकिन जब 2020 में इलेक्शन खत्म हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में दंगे हुए। उस दिल्ली दंगे में न जाने कितने लोगों की जान गई, अभी भी बहुत से लोग जेलों में बंद हैं। अब इसका जो असर की हम बात करें तो अभी भी दिल्ली में इस चीज़ों को भुनाया जा रहा है, और जो प्रवेश वर्मा है, कहा जाता है कि उन पे एलिगेशन लगा कि इस दंगे के पीछे उनका हाथ है, लेकिन पुलिस इस बात से इंकार करती है। लेकिन वही अब विधानसभा सीट में इन्हीं सब मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस भी है, वो कांग्रेस जो अपनी वो वहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी है। अभी आपने बात किया जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी कुछ दूसरे पार्टी के नेता थे, उनको शामिल किया गया था। लेकिन हम बात करें कि अब दिल्ली में भाजपा से उलट होते हुए कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी है, इन दोनों में आपसी लड़ाई ज्यादा हो गई है, और ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले वक्त में शायद जो भाजपा है वो पीछे रहे और आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उसकी भी ज्यादा जोरदार टक्कर हो। क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी जो यहाँ पे दिल्ली में जो कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ पे खुद जो ये प्रत्याशी हैं आदर्श शास्त्री, उन्होंने वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई है, सदस्यता दिलवाई है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनका जो भ्रम है टूट रहा है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी संगठन से जुड़े लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको अपना रहे हैं। तो अभी इलेक्शन में कुछ दिन और बाकी है, और अभी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कह लें राजनीतिक में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि उथल पुथल होने वाली है, जिस तरह से केजरीवाल ने बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अपना दूल्हा आगे नहीं कर रही है अभी, उसी तरह कांग्रेस को लेकर के भी इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस अभी तक सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। इस बीच जब बात की गई संदीप दीक्षित से, तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी दिल्ली के बारे में नहीं जानता हूँ, ना पूरी दिल्ली के लोग मुझे जानते, मैं दिल्ली के एक छोटे से हिस्से का हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल केजरीवाल की जो एक बात करने का तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। जिस तरह से वो शीला दीक्षित के बारे में बोला करते थे, अब उनका वो चेंज हुआ है नज़रिया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि शीला दीक्षित भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस तरह के बयानात नहीं देती थी। भाई साहब, शीला दीक्षित के सामने आप चुनाव लड़ते थे। शीला दीक्षित काफ़ी समय से वहाँ पे सीएम थी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि ये अभी भी ये बोला जा रहा है कि इनकी जान को खतरा है। भाई, देश में और भी कई पार्टियां हैं, उसके भी कई प्रमुख हैं, लेकिन सिर्फ केजरीवाल को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? केजरीवाल के ही मंत्रियों का कल एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जब से इनकी पार्टी बनी है तब से लेकर के हर 3 महीने पे 6 महीने पे एक बार कोई लीडर इनका बोलता है केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। जिस तरह से आप देखें कि चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बोला था कि बीजेपी के लोग, केंद्र सरकार जो है वो आतिशी को गिरफ्तार कर सकती है। अगर गिरफ्तार कर लेती तो वो कहता कि वो कहते कि मेरी बात सही थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। अब कोई किसी को क्यों गिरफ्तार करेगा जब तक उस पर कोई केस नहीं होगा? आप पे केस था, आपको गिरफ्तार किया गया, आप अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए हैं, अब शायद फिर अंदर जा सकते हैं। जिस तरह से अभी एक आई थी खबर कि इन पे दोबारा से ईडी का केस चल सकता है, इन पे भी और मनीष सिसोदिया पे भी। लेकिन अगर बात करें वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो थे, वो भी बाहर आए हैं। वो जब अंदर गए थे तो काफ़ी सेहत थी उनकी, लेकिन बाहर आने के बाद उनकी सेहत ख़राब हो गई। जिस तरह से बात हो रही कांग्रेस पार्टी की, तो बिहार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले एक शख्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। शख्स ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के अन्य मुख्यालय में
राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जिसे सुनने के बाद वो घबरा गया। जिस समय उसे राहुल गांधी के भाषण की जानकारी मिली, उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी, जो कि डर की वजह से गिर गई। बाल्टी में 5 लीटर दूध था, जो ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। दूध गिरने की वजह से उसे 250 रुपये का नुकसान हो गया है। इसके साथ साथ उसे भाषण से मानसिक पीड़ा भी हुई है। इसे लेकर शख्स ने समस्तीपुर जिला के रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया है। एक इंसान जो दूध की बाल्टी लेके बैठा हुआ था, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, जो उसको उस भाषण से इतना झटका लगा कि उसकी बाल्टी दूध की गिर गई और उसे 250 रुपये का नुकसान हो गया। इन्होंने केस किया। इस केस करने के लिए इनको कितना नुकसान होगा? देखिए, इलेक्शन में कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी जो चुनाव में प्रचार करती हैं, तो वो ये कहती हैं कि यहाँ पे ईवीएम में बटन ऐसे दबाओ कि झटका दिल्ली में लगे। लेकिन पहली बार देखा गया कि दिल्ली का भाषण सीधा बिहार पर असर किया है, और वो भी मतलब कहा ऐसा जा रहा है कि मानो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। 15 जनवरी को सभी को पता है कि दिल्ली में जो नई जो कांग्रेस का मुख्यालय उसका उद्घाटन हुआ। वहाँ पे तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंचे थे, सभी ने अपनी बयानबाजी की। उसी दरमियान राहुल गांधी ने भी अपने कार्यालय को संबोधन किया और उसमें तमाम तरह की बातें की। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया, आरएसएस पे भी कई तरह के उन्होंने बयानबाजी की। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने अब इसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया, इसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो राज व्यवस्था के विरुद्ध भड़काऊ बयान दिया है, और जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज की है उस जो अभियोग पत्र दायर किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय राज व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कही है और भारतीय राज व्यवस्था का विरोध किया है। भारतीय राज व्यवस्था के विरुद्ध वे अपने मन में किसी भी हद तक जाने के लिए योजना बनाए हुए हैं। तो जिस शख्स ने ये आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें यह कहा गया है, लेकिन आप समझे कि उस शख्स ने क्या कहा कि मैं बाल्टी लिया था, उसमें 5 लीटर दूध थी, और मैंने टीवी पे और मोबाइल में राहुल गांधी का वीडियो सुना, उससे मैं काफ़ी हैरान हुआ, मैं डर गया, और उस डर की वजह से जो हाथ में बाल्टी थी वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से दूध नीचे गया, और 5 लीटर दूध बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 250 रुपये यानी 250 रुपये बताई जा रही है। तो अब आप समझे कि किस तरह से जो शख्स है कि राहुल गांधी की जो वीडियो है वो वहाँ से सुनता है, टीवी पे देखता है, उनके भाषण से पहले उनके वीडियो से इतना उस पर असर होता है कि जो बाल्टी है वो बेचारा डर जाता है, और वो बाल्टी जो है नीचे गिर जाती है, दूध भी गिर जाता है। अगर हम बयानबाजी की बात करें तो उस शख्स को वो बयान नहीं सुनाई देते हैं जो दिल्ली के दंगे में दिए जाते हैं, या महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता है वो देते हैं, या खुद वही बिहार के जो गिरिराज सिंह की बात करें वो तमाम तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। तो वो बयान उस शख्स के कान तक नहीं पहुंच पाते, शायद टीवी का केबल कट जाता होगा, लेकिन राहुल गांधी की जो भाषण है 15 जनवरी को, वो भाषण उस शख्स तक पहुंच जाती है, और बाकायदा 5 लीटर दूध के लिए वो फिर कोर्ट पहुंच जाता है। अब आप समझे, कोर्ट जाना, वहां पे केस लड़ना, क्या आपको लगता है कि मतलब एक ये आम नागरिक कर सकता है कि अगर उसके पीछे कोई बड़े लोग खड़े ना हो, या फिर किसी का अगर उसके सर पे हाथ ना हो, तो वो इतना बड़ा कोई कदम उठा सकता है? नहीं कर सकता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनाई हुई होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। और जिस तरह से कल एक चीज़ और नज़र आई, इस बिहार गए थे राहुल गांधी, और जिस तरह से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट सारे इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और उससे पहले एक बात ये भी कही गई थी कि ममता बनर्जी को अब इसकी कमान देनी चाहिए, तो उस पर लालू प्रसाद यादव ने भी हामी भरी थी, तेजस्वी यादव ने भी हामी भरी थी, और भी कई ऐसी पार्टियां इंडिया गठबंधन में जिन्होंने हामी भरी थी। लेकिन उन सब के बीच कल एक ऐसा सीन सामने आया कि राहुल गांधी खुद चल करके लालू परिवार से मिले। वहाँ पे मिल करके ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी वैसी चल रही। उनकी मुलाकात हुई, साथ बैठ के नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद फिर उनकी गौशाला देखने गए, और ये सारी चीज़ें चली। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बिहार, इस मिलन से, ये जो कल मुलाकात हुई है, उससे न कहीं मतलब बिहार में जो आने वाले वक्त में चुनाव होने, उसको लेकर के अपोजिशन जो वहाँ पे मतलब एनडीए है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ तो झटका लगा होगा। जिस तरह से वहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है, गठबंधन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं। और नीतीश बाबू के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू का भी कोई भरोसा नहीं, कब वो किस करवट बैठ जाएं, वो ऊँट हैं। लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी वहाँ गए, शाहिद उनसे मिले, तो उससे क्या सूरत हाल सामने आ रही, बिहार के लोगों का क्या कहना है, या बिहार जो है उसमें अब नवंबर में चुनाव होना है शायद, उसको लेकर के कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि अभी से वहाँ तैयारियां शुरू कर दी कांग्रेस ने? जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे
वो भी कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे थे अभी, जब से बयान दिया गया है कि ममता बनर्जी को आगे किया जाए। लेकिन अब क्या सब साथ में आएंगे, साथ में एकजुट होकर के बिहार के लिए काम करेंगे? देखिए, राहुल गांधी वहाँ पे एक सभा को संबोधित करने गए थे, उसके बाद वो खुद लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले, जो तेजस्वी यादव है, सारा परिवार वहाँ पे मौजूद था। तो कह ले कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति है, और वहाँ पे राहुल गांधी जाकर ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, और एक ही नेतृत्व में हम यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। शायद इसी संदेश को लेकर वो आगे बढ़ाने की और रणनीति बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से वो एनडीए को ये दिखाने गए थे कि हम सब साथ हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से राहुल गांधी बिहार गए, बिहार में जो बीजेपी है या एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार सीएम हैं, कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। उसको लेकर के काफ़ी सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उनसे मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और मोदी जी की नहीं हो पाई थी। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार जा कर के कुछ उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब भी आप कुछ भी हाथ में लेके बैठे हों, अगर राहुल गांधी बयान दे रहे हो तो उसको साइड में रख दिया जाए, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।